पार्टी के भी 42 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। कल हम 43वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। और इसलिए अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के पूर्व अपराह्न में हम इस व्याख्यान माला को कर रहे हैं, तो ये सर्वथा उपयुक्त होगा। आज हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस पर अपना व्याख्यान रखने के लिए हमारे बीच में है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के प्रभारी हैं और संगठन के दृष्टिकोण से इंदौर संभाग के प्रभारी हैं, ऐसे आदरणीय भैया भगवान दास सबनानी जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। विद्यार्थी काल और विद्यार्थी जीवन में 1986 में कैरियर कॉलेज के अध्यक्ष से जिन्होंने अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की, महाविद्यालय के साथ साथ यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव और फिर युवा मोर्चे से लेकर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए भोपाल जैसे बड़े जिले के माननीय जिला अध्यक्ष आप रहे। नगर निगम में पार्षद और फिर भोपाल महापौर के प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाए। भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय प्रदेश कार्य समिति सदस्य और फिर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के महामंत्री। इस नाते आप पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। 29 जुलाई 2021 से भोपाल में प्रदेश कार्यालय के कार्यालय प्रभारी हैं और इंदौर संभाग का संगठन भी आप देख रहे हैं। आपका वक्तव्य प्रारंभ हो इसके पहले हम संगठन गीत से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बहन श्रीमती तपन तोमर जी को कि वे संगठन गीत लें। धन्यवाद दीदी। नमस्कार। प्रस्तुत है गीत। संगठन गढ़े चलो सो पंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सो पंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ मिलके सब कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, भूल कर भी मुख पे जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, फूट का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो सा काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मात्र भूमि के लिए अपार, हम करेंगे त्याग मात्र भूमि के लिए अपार, कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम, देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भारत माता की जय। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए हजार, कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के हम सहेंगे, सब सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। यह संगठन का गीत, यह विचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का प्राण है। और इसीलिए तो दिए से लेकर कमल तक की यात्रा
के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। अगर जनप्रतिनिधियों की बात कहूं तो पंच से लेकर विधायक और सांसद तक बड़ी संख्या में, या कहूं कि सर्वोच्च संख्या में जिस दल के हैं, उस दल के, उस पार्टी की जो विशेषता है वो विशेषता है कार्यकर्ता आधारित पार्टी। वो विशेषता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन। और इसको लेकर के हमने 2 सदस्यों में धैर्य नहीं छोड़ा, और जब सर्वाधिक बहुमत में थे तो विनम्रता के साथ बड़े बड़े निर्णय किए। आज उसी दल के स्थापना दिवस पर आज हम इस व्याख्यान माला का पुष्प समर्पित करने जा रहे हैं। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय भैया भगवान दास दमनानी जी को कि अपने विषय का प्रतिपादन करें। नमस्कार। सर्वप्रथम धन्यवाद दीदी राजू मालवीय जी, बहन तपन तोमर जी। निसंदेह किसी का भी जन्मदिन के लिए तो महत्वपूर्ण होता है, परिजनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किसी दल का स्थापना दिवस उन सैकड़ों हजारों लाखों कार्यकर्ताओं करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए एक ऊर्जा का दिन होता है कि जिस दिन हमको नई प्रेरणा नई ऊर्जा का संचार हमारे कार्य में होता है कि जब हम अपने राजनीतिक दल का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का हम 6 अप्रैल को जब स्थापना दिवस मना रहे हैं तो कहने को तो ये 43वां है, लेकिन ये सफर आधा गिना जाता है। इसके पहले 1951 से इस विचार ने जन्म लिया राजनीतिक क्षेत्र में, तो ये हमारी यात्रा लगभग 71 वर्ष पुरानी है। और यूं बात करें कि जिस विचार को लेकर के राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, तो हमको कहना होगा कि हम लगभग 97 साल से उस जिस विचार के लिए हमारे कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अलग अलग स्वरूप में काम कर रहे हैं, उसमें एक काम भारतीय जनता पार्टी के नाते आज हमारा है। उस समय जनसंघ के नाते 21 अक्टूबर 1951 को तत्कालीन द्वितीय सर संघचालक जी के आशीर्वाद से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की। और स्थापना के समय ही ये बात तय हो गई कि ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल होगा, न्याय सभी के साथ, तुष्टीकरण किसी का नहीं, और किसी परिवार का ये संगठन नहीं होगा। इस विचारनिष्ठ कार्यकर्ताओं का समूह एकत्रित होकर के इस विचार के लिए काम करेगा। भारत आजाद जरूर हुआ, आजादी के बाद की जो तस्वीर थी, तत्कालीन जो सरकारें थी, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस ने अपने पहले ही समय में, जब भारत सरकार के बनी, राष्ट्रीय गवर्नमेंट बनी, उस समय से लेकर के उन्होंने अपना चेहरा ये बता दिया कि हम तुष्टीकरण की राह पर चलेंगे। उसका जीवता जाता और ज्वलंत उदाहरण हम कह सकते हैं कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आज पूरे हम उस समय के बंगाल की बात करें, तो ये जीता जागता प्रमाण था कि तुष्टीकरण के आधार पर कांग्रेस इस देश पर हुकूमत करना चाहती थी। तब जाकर के इस देश में, इस देश के बहुसंख्यक को भी सम्मान मिल सके और वास्तव में भारत की जो एक आत्मा है वो एक राजनीतिक रूप से काम कर सके। तो 1951 को जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की, उस दिन से लेकर के यह सफर हमारा आरंभ हुआ। और 1952 में जब पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय इस भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, इसके बाद उन्होंने भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कह करके ये बता दिया कि हम इस भारत की रक्षा के लिए ये राजनीतिक दल है और इंच इंच भूमि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीती जागती हम कह सकते हैं ये जिसको अटल जी कहते थे कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसको लेकर के हमारी यात्रा आरंभ हुई और पहले ही चुनाव में 1952 के पहले चुनाव में ही जब भारतीय जनसंघ चुनाव लड़ा, तो उस समय 3 सीटें जीत करके स्वयं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता से चुनाव जीत करके आए और 3 सीटें जीतने के साथ ही 3.6 वोट लेकर के एक उपस्थिति ये दर्ज करा दी कि एक बड़ा संकेत इस भारत की राजनीति में भारतीय जनसंघ ने उस समय दिया। और इसके ठीक आगे के वर्षों में हमने देखा 52 के बाद 57
और 57 के बाद जब 62 का चुनाव आया, भारतीय जनसंघ ने 6.44%, इसके बाद 9.41% ऐसा करके अपनी यात्रा को बढ़ाते गए और 9 से 14 और 67 आते आते तक जनसंघ अपने सफर को ऊंचाई तक लेके गया। उस समय तक हम भारतीय जनसंघ 35 लोकसभा सीटों के साथ पूरे देश में 268 विधानसभाओं पर भारतीय जनसंघ का एक कार्यकर्ता बैठ गया और उसने, चाहे पहला प्रयोग बिहार में हुआ हो, हरियाणा में हुआ हो, पंजाब में हुआ हो, वहां संविध सरकारें मध्य प्रदेश में बनी, ये संविध सरकारों में भी जनसंघ का कार्यकर्ता उस सरकार का हिस्सा बना। एक वैचारिक अधिष्ठान के चलते चलते जिस काम को पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आरंभ किया, उस काम को उस समय एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान की व्यवस्था के कारण जम्मू कश्मीर हमसे अलग हुआ करता था, हमसे एक प्रकार से अलग माना जाता था। धारा 370-35 से लगने के कारण वह एक शेष देश से अलग होता था। तो हमने संघर्ष की राह पकड़ी और पहले देश की आजादी के बाद पहला बलिदान अगर किसी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख का हुआ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जनसंघ का हुआ। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस देश को हम और ऊंचाई तक लेके जाएंगे, हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उस लड़ाई को जारी रखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब 1967 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसके पहले 1964 में उन्होंने ये पार्टी अगर चलेगी तो उसके लिए हमको एक दर्शन देना है, हमको एक विचार देना है और उसके नीत होकर के कार्यकर्ता उस पर काम कर सके। इसलिए एकात्म मानव दर्शन जो प्रतिपादित हुआ 1965 में, उसको कालीकट में लागू किया गया। 1967 में जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उस समय भारतीय जनसंघ एक ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने वाला और देश की आजादी के बाद एक राष्ट्रीय दल के रूप में एक बड़ी तेजी के साथ बढ़ने वाला दल, इस विचार का दल था जो दीपक से जिसकी यात्रा आरंभ हुई और आगे चलता रहा। मात्र 2-2.5 महीने का ही समय मुश्किल से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मिला होगा। एक पूरी दुनिया में अपने विचार को पहुंचाने का काम, अपने दर्शन को पहुंचाने का काम और किस आधार पर इस देश में गरीब के कल्याण काम हो सकते हैं, समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को कैसे मुख्य धारा में लाया जा सकता है, जब तक ये सब काम नहीं होगा तब तक सरकारों के होने का कोई अर्थ नहीं होगा। इस बात को कहते हुए जब वे आगे बढ़े, हम सबको मालूम है वो दुखद दिन भी आया जब 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी रहस्यमय तरीके से उनकी, हम कह सकते हैं कि हत्या हुई। और इसके बाद भी ये विचार कहीं पीछे नहीं रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसी समय से नारा बुलंद हो गया कि अब की बारी अटल बिहारी। और उन्हीं मूल्यों को लेकर के, जिन मूल्यों को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने काम को आगे बढ़ाया, एक अलग विचार दे करके इस देश में राजनीतिक पार्टी में काम करते हुए हमको क्या काम करना है। तो अटल जी कहा करते थे, हमारे कार्यकर्ता के रक्त में देशभक्ति बहती है, इसलिए उसके नाते उसने काम किया। और लगातार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व हमको मिलता रहा, लगातार चाहे देश पर जो संकट आए, उस समय हमने अपने वैशिष्ट से कभी समझौता नहीं किया। देश पहले और इसके बाद दल इसके बाद में, इस बात को लेकर के जनसंघ ने जो अपना काम को आगे बढ़ाया था 1971 के समय में भी, जब देश पर ऐसी स्थिति आई, जब देश युद्ध कर रहा था, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, वो युद्ध के बाद के उस युद्ध के समय की भूमिका हमारी एक विरोधी दल के नाते न होकर के, हमने उस समय देश को जरूरत है कि हम सारे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के साथ खड़े होकर इस युद्ध में लड़े। और युद्ध में जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी जो भूमिका जिस रूप में भी एक सिविलियन के नाते निभानी थी, उन्होंने निभाई। और 1971 का युद्ध इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, जीता गया, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत थी। तो जनसंघ की एक बड़ी ताकत थी जिसने एक हिम्मत दे रखी थी कि हम विरोध करने के लिए नहीं। जो आज समय बदला, आज हर एक चीज में, कि बालाकोट में क्या हुआ उसका आज प्रमाण मांगा जाता है, उरी में क्या हुआ उसका आज प्रमाण मांगा जाता है। देश पर संकट आएगा तो देश सर्वप्रथम और देश के बाद हम, इस बात को लेकर के जब हम काम करते हैं तो 1971 के बाद भारतीय जनसंघ का सफर आगे बढ़ता गया। और जब देश को जरूरत पड़ी कि हमको अगर इंदिरा गांधी जी के उस अन्याय को समाप्त करना है, उनके जो तानाशाह रवैया था उसको अगर अपदस्थ करना है, तो सारे दलों ने मिलकर के एक अगर पार्टी का एक गठन किया, जनता पार्टी बनी। तो उस समय भी राष्ट्र प्रथम के उस भाव को देखते हुए, उस भावना के साथ हम सबने अपना विलय
जनता पार्टी में किया, और जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ी और कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा गांधी को अपदस्थ किया, और ऐसी स्थिति बन गई कि मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। वो एक सरकार लोकप्रिय सरकार हो सकती थी, लेकिन वहां जैसे ही हमने अपने काम को बढ़ाया, वहां पर दोहरी सदस्यता को लेकर के या तो वहां कहा गया, समाजवादी घटकों ने ये बात कही कि या तो आप संघ के साथ अपना संबंध रखिए या जनता पार्टी के सदस्य बन जाइए। उस समय का हमारा नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तय किया कि हम दल तो छोड़ सकते हैं लेकिन विचार नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम चलेंगे तो संघ से हमारे संबंध कभी अलग नहीं हो सकते, हमारे संबंध संघ के साथ रहेंगे। और इसके बाद हमने जनता पार्टी को छोड़ दिया। जनता पार्टी की सरकार थोड़े दिनों में गिर गई। 1980 का 6 अप्रैल का वो सुखद दिन भी आया जब एक पार्टी का गठन करना था एक विचार को लेकर के। उस समय अटल जी से लोगों ने कहा जो हमारा जनसंघ का नाम था हम उस नाम के साथ फिर से आगे बढ़े, उस दीपक के साथ आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा जो बीत गया सो बीत गया, नई सुबह हम नए प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और उसी समय उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 1980 का वो उनका वाक्य वास्तव में आगे चल करके 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी नाम का दल बना, कमल के फूल के चिन्ह के साथ पार्टी ने अपना सफर शुरू ही किया था कि 84 के पहले चुनाव में निश्चित रूप से इंदिरा जी की हत्या के बाद का पहला वो सहानुभूति का चुनाव था जिसमें सारे दलों को कहीं ना कहीं करारी मात मिली थी। उसमें हम भी अछूते नहीं रह पाए, लेकिन पार्टी ने अपने विचार को कभी छोड़ा नहीं और पार्टी ने अपने वैशिष्ट के साथ कभी समझौता नहीं किया। लगातार उस समय भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती रही और 1986 के बाद जब बोफोर्स कांड के समय जब इतने बड़े प्रचंड बहुमत के साथ राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और बोफोर्स की दलाली में जब उनके परिवार और उनके रिश्तेदार नातेदारों के नाम आने लगे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आवाज बुलंद की और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब इसकी अगुवाई कर रहे थे तो उस समय भी देश प्रथम और सदैव प्रथम के इस नारे को फिर से हमने चरितार्थ करते हुए, अपनी भावनाओं को सामने रखते हुए हमने अपने चरित्र को फिर सामने रखा कि अगर देश को आज जरूरत है तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमको एकत्रित होना पड़ेगा। फिर से हमने ऐसी सरकार का भी साथ दिया जहां एक तरफ हम थे, दूसरी तरफ जो वामपंथी दल थे, और उसके बाद भी 89 की सरकार बनी। 89 में हम अपने मुद्दे पर आए कि अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस मुद्दे का जब हमने समर्थन किया, इसके बाद माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यात्रा आरंभ हुई। सोमनाथ से लेकर के हम अयोध्या तक की यात्रा के समय बिहार में जब उनकी यात्रा को रोक करके माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को वहां जेल में निरुद्ध किया गया, बंद किया गया। इसके बाद हमारे समर्थन वापसी के बाद वहां विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार, गिरीश चंद्रशेखर जी की सरकार थोड़े दिन बनी और इसके बाद हमने अपना अलग से तरीके से, हमने अपने विशिष्ट तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं में फिर से ऊर्जा का संचार किया और 1989 का 89 का वह चुनाव पूरी दुनिया को हतप्रभ करने वाला था कि 84 में जिस दल की केवल 2 मात्र सीटें रह गई हो, 89 आते आते 86 सीटों के एक जंप के साथ दुनिया के लिए यह आश्चर्य था कि एक राजनीतिक पार्टी इतना बड़ा जंप करके आगे आ सकती है। उसी समय दुनिया भर के अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया कि अगली पार्टी, देश की अगली पार्टी, भारत की अगली पार्टी कोई होगी तो भारतीय जनता पार्टी होगी। और इसके बाद हमारा सफर आगे बढ़ता गया। 89 के बाद 1991 का चुनाव आया, हम 119 सीटों के साथ एक बड़े दल के रूप में बढ़ते चले गए और 1996 आते आते 1996 के बाद 1998 आते आते हमने 180 182 के आंकड़े के साथ सबसे बड़े दल के रूप में और सरकार ने केवल बनाई अटल जी के नेतृत्व में 24 दलों के साथ कुशलता के साथ ये सरकार चलने लगी। और सरकार चलने लगी, पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और इसके बाद 4.5 साल वो सरकार देश के कल्याणकारी कामों के लिए लगने लगी। देश में जो काम कभी किसी प्रधानमंत्री ने सोचे भी नहीं होंगे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना करके वो अभूतपूर्व काम किया कि अगर देश की उन्नति हो सकती है तो गांव को हमको मुख्य सड़कों से जोड़ना पड़ेगा। आज भी वो सड़कें गवाही देती है कि अटल जी के प्रधानमंत्री रहते ये हमको सड़कों का उपहार मिला, जिसके कारण आज हम अपने व्यापार में, चाहे हम अपने फसल को ले जाकर के शहर में बेच सकते हैं और अपना मूल्य ले सकते हैं। इसको लेकर के नीचे के नीचे गांव के लोग भी जुड़ने लगे और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना
अनेक ऐसी योजनाओं के साथ अटल जी ने एक विशिष्ट स्थान देश की राजनीति में स्थापित किया और उसके साथ सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेकर के चलना और देश के एजेंडा को आगे बढ़ाना, यह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता चला गया। और 2004 का चुनाव हमारे लिए एक दुखद एक समय हो सकता है, जब 2004 के चुनाव में ऐसा लगता था कि पूरे देश में एक वातावरण है, हम चुनाव जीतेंगे। कहीं न कहीं कोई चूक हुई। हम 2004 के बाद 2014 तक हम विरोधी दल के रूप में रहे, लेकिन सकारात्मक हमने विरोध किया। सरकार ने जहां कोई गलती की, हमने सकारात्मक विरोध किया। मैं बता सकता हूं कि 2009 के बाद जब दूसरी मनमोहन सिंह जी का दूसरे कार्यकाल की सरकार थी, एक पूरे देश में एक निराशा का वातावरण था, लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखता था, देश का युवा परेशान था, रोज स्कैम होते थे, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोलगेट घोटाला, घोटालों से भरा पूरा देश को लगता था कुछ हम अंधेरे की तरफ धकेले जा रहे हैं। देश का नेतृत्व पंगु होने लगा था। उस समय आशा की किरण के रूप में गुजरात प्रदेश के वहां के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको स्टार प्रचारक बना करके अपने दल के नेता के रूप में जब उनको प्रस्तुत किया, एक सुखद वातावरण, एक आशा भरी निगाह से लोगों ने उनकी तरफ देखा। और 2014 का चुनाव वास्तव में सबके लिए वो एक आश्चर्यजनक घटना थी कि जब हम कहते थे कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, लोग उपहास उड़ाया करते थे। तो इसके बाद 273 प्लस की बात तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने कही, लेकिन उससे बढ़कर के 283 के साथ भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी गठबंधन एनडीए के साथ हम 300 से अधिक सीटें बना करके हमने एक सरकार बनाई। और सरकार बनाने के साथ ही गरीब कल्याण के कार्यक्रम लागू हुए। और लगातार मोदी जी ने जो उन्होंने अनुभव किया था, एक स्वच्छता को एक मिशन के रूप में, एक आंदोलन के रूप में, एक प्रतियोगिता के रूप में, आज शहर शहर के बीच में प्रतियोगिता होती है और हर शहर कहता है कि मेरा शहर स्वच्छ हो। और अनेक ऐसे कार्यक्रम, और जब खुले में शौच की ऐसी एक बीमारी के रूप में कह सकता हूं मैं, लेकिन उसको भी समाप्त करने का काम अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा तो वो नरेंद्र मोदी जी थे कि लाल किले की प्राचीर से छोटे उन चीजों को जो हमको छोटी लगती थी उनको उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से काम हो सकता है। अब राजीव गांधी जी के समय में कहा जाता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं नीचे विकास के लिए और 15 पैसे पहुंचता है, और वो जो रास्ते में 85 पैसे खत्म हो जाते थे, आज जनधन खातों के माध्यम से भारत की सरकार हो या राज्य की माननीय शिवराज जी की सरकार 1 रुपया भेजती है तो 1 रुपया ही पूरा उस हितग्राही के पास, लाभार्थी के पास पहुंचता है। ये क्रांतिकारी काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। और 2014 से लेकर 19 तक के उस काम को फिर से मोहर लगी। जब 2019 का चुनाव था तब हमारे विरोधी दल के लोग कहते थे अब सरकार नहीं बनेगी, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और देश का भारतीय जनता पार्टी का हर नेता ये विश्वास के साथ कह सकता था कि हम लौटेंगे। हमने जनता के काम किए, हमने गरीब की आंख के आंसू पोंछने का काम किया, हमने उस बहन को उज्ज्वला योजना के माध्यम से उसके जो आंखें खराब होती थी उसको गैस कनेक्शन देकर के अनेक ऐसे गरीब कल्याण के कार्यक्रम में वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। जनता का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला। 2019 में जहां तो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी वहां प्रो इनकम्बेंसी हो गई और 303 लोकसभा के साथ 353 एनडीए के बहुमत के साथ आज लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। और मोदी जी की सरकार के बाद हमने उन मुद्दों को लेकर के जिन पर हमारा लंबा संघर्ष चला और हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ, चाहे वो धारा 370 की समाप्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से लेकर के इसके बाद अनेक जो उस पर बलिदान हुए, कुर्बानियां हुई, उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया। उस पर सबसे पहले माननीय नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस पर काम किया और 5 दुखद दिन भी आ गया 2019 में जब देश में एक विशेष दर्जा जो कश्मीर को दिया हुआ था पूर्ण रूप से आज वहां भी वैसा ही लोकतंत्र है, वैसे ही भारत सरकार के सारे कानून वहां लागू होते, भारत सरकार के सभी योजनाओं का लाभ वहां के भी लोगों को मिलेगा, वहां के भी हितग्राहियों को मिलने लगा है। एक अभूतपूर्व काम हुआ जिसके लिए अब्दुल्ला, चाहे पिता हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, शेख अब्दुल्ला हो, चाहे उसके बाद के उमर अब्दुल्ला हो,
सब ये कहा करते थे कि धारा 370 को छेड़ नहीं सकते। वहां शेख अब्दुल्ला कहा करते, फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि अगर 370 को छेड़ दिया तो देश में क्रांति आ जाएगी, जम्मू कश्मीर में आग लगने लगेगी। और कहते थे कि एक बार नहीं 10 बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो 370 समाप्त नहीं हो सकती। उन्हीं ने देख लिया पूरी शांति के साथ, आज पूरी शांति जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर वैली में है, और 370 समाप्त भी हो गई। मात्र दूसरे टेन्योर के पहले ही वर्ष में 370 की समाप्ति हुई। 5 अगस्त का वो दिन हम सबके लिए 2019 स्मरणीय है, जब देश को अलग करने वाली वो धारा समाप्त हुई। आज आतंकवादियों पर के साथ उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है। हम सबकी आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने, इसके लिए चाहे कोठारी बंधुओं को हम स्मरण करते हैं प्रतीक के रूप में, हजारों हमारी कुर्बानियां हुई, लाखों वहां बलिदान हुए, शहीद हुए, उनको लेकर भी राम मंदिर हम सबके पूरे देश के इस सनातनी परंपरा को मानने वाले सबके लिए एक आस्था का केंद्र है। वहां राम मंदिर बनना चाहिए। कहा जाता था राम मंदिर अगर राम जन्मभूमि स्थान पर भारत में नहीं बनेगा तो दुनिया में कहां बन सकता है। वहीं जो हमारे विरोधी विरोध करते थे, सुप्रीम कोर्ट में लगातार रोज की पेशी में भी भारत सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए और वहां अटॉर्नी जनरल की रोज की उपस्थिति से उस समय कांग्रेस ने उसको रोकने का प्रयास किया। कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के नेताओं ने इसको टालने की कोशिश की और आखिरकार वो सुखद दिन भी आया कि 5 अगस्त 2020 को ठीक 1 वर्ष बाद उस भव्य रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ट्रिपल तलाक की उस जो परेशानी से हमारी मुस्लिम बहनें गुजरती थी, आज उसको समाप्त कर दिया। आज भारत की सरकार तेजी के साथ बढ़ रही, वैश्विक नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया में स्मरण किया जाता है। आज रशिया और यूक्रेन के इस जब युद्ध की स्थिति है, उस समय भी अपेक्षा ये की जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री उसमें बीच में आकर के उसमें संधि करवाएं, उनका समझौता कराएं। एक ऐसा स्थान भारत ने बनाया है। आज अगर हम कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु की राह पर है, भारत दुनिया का सिर मुकुट बनने की राह पर है, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जब हम 43वां स्थापना दिवस कल मनाने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सबके लिए ये उत्साह का दिन है, ये उमंग का दिन है कि हम नई सोच के साथ, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़े। आज भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अपेक्षा है उनकी, अभी 5 राज्यों के चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जीत दर्ज करके फिर से जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये हमारी और जिम्मेदारियां बढ़ाने का काम हुआ है। निकट भविष्य में और भी जो चुनाव होने वाले, हम सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने उस संकल्प के साथ कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ निरंतर आगे बढ़ेंगे, अपने नेतृत्व के उस आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता समक्ष भी बैठे, जो इस माध्यम से भी, इस संचार माध्यम से भी सुन रहे, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का यह स्थापना दिवस अक्षुण्य रहे। हम सब मिलकर के जिस अपेक्षा के साथ हमारे नेतृत्व ने 1951 में शुरुआत राजनीतिक पार्टी के रूप में की थी, आज हम नए रूप में भले 1980 से हमारी पहचान है, लेकिन ये अनवरत जारी रहे और एक बड़े मुकाम तक हम सबका जो संकल्प है इस देश को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाना, उसके लिए हम प्राण प्रण से जुटे रहे। इसी आह्वान के साथ आप सबको पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद माननीय महामंत्री जी। कल तो छोड़ सकते हैं, विचार नहीं। नमन है ऐसे मनुष्यों को जिनकी त्याग तपस्या ने कल छोड़ा, लेकिन विचार के साथ जब भी आगे बढ़े तो एक नए दल का सृजन कर दिया, वह है भारतीय जनता पार्टी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं, समर्थकों को पार्टी के 43वें स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। निवेदन करना चाहती हूँ कि हम जहां हैं, जिस भूमिका में हैं, कल अपने अपने घरों पर पार्टी का ध्वज फहराइए, मिष्ठान बांटिए, उत्सव मनाइए और इसके साथ नई सोच
विश्व गुरु के पद पर निर्वाचित होते देखना चाहते हैं। आज के इस व्याख्यान माला में